जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट लाया हूं। दोस्तों यह 12th नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 11th नंबर प्रैक्टिस सेट भी डाल चुका हूं। 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसे देखें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों इससे पहले हम भारतीय संविधान से संबंधित पूरी वीडियो घटना चक्र का बुक से पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज। और भारतीय इतिहास से भी संबंधित घटना चक्र के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए पीसीएस एग्जामों में उसे भी चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ दिन से करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों, आज से वो भी स्टार्ट कर देते हैं। आज से करंट अफेयर का वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और रेगुलर रखने की कोशिश करूंगा करंट अफेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th नंबर प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? 12th नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन वो शासक थे जिनके द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वो अलाउद्दीन खिलजी थे। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाई गई थी। चराई कर लगाया गया था किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी है जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। कब? 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशप्स, और अलाउद्दीन खिलजी के सेना को नगद वेतन देने के एवं अस्थाई सेना की नींव रखने के लिए जाना जाता है। अस्थाई सेना का नींव किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। और सेना को नगद वेतन देने का प्रथा किसने चालू किया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट है इसमें, दिल्ली शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना था। सबसे बड़ा अस्थाई सेना किसके पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/8 कर दिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाई गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाई गई थी, जिसमें से एक चराई कर थी और दूसरी गढ़ी कर थी। 2 नया कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दिया हूँ दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा काफी प्रश्न पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर से, तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। 1857 किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। कानपुर में कब हुआ विद्रोह प्रारंभ? तो 5 जून 1857 विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसमें नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे, और जिसकी वास्तविक नाम क्या है? तात्या टोपे के वास्तविक नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था, और उनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद था। ठीक है। और दयानंद सरस्वती के विचारों एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और
उन्होंने जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत और विदेशी दासता से मुक्ति एवं सभी धर्मों से हटकर बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती की बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के में चुना गया था। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। तो और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी कौन? तो एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो भारतीय महिला थी और अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के, वो कौन? सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में बनी थी। यदि आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना गया, तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना गया, तो वो होगी सरोजिनी नायडू। तो हमारा आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य की रचना मांडले जेल में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक जब 1908 में तिलक को केसरी के प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्षों के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो बर्मा में पड़ता है मांडले जेल, भेज दिया गया था। वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। और गीता मांडले जेल कहाँ है? तो आज के म्यांमार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो गांधी और इरविन के दो महात्मा की संज्ञा किसने दिया था गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में? तो सरोजिनी नायडू थी। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में गांधी और इरविन को क्या कहा था? दो महात्मा। ऑप्शन नंबर बी किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। और यदि आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुई, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा था, गांधी और इरविन को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ब्रिस्टल में हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने के लिए 1930 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे और वहीं पर इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 27 दिसंबर 1933 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है जी। उनकी समाधि भी वहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ब्रिस्टल में हुआ था मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा गया है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा है हमसे, तो ये कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला थे जो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में सक्रिय हो गए तथा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। और इनके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में देखें, इसमें कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि हम इसमें देखें भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे, तो ब्रिस्टल चर्चिल थे। ब्रिस्टल चर्चिल का कार्यकाल कब था? तो 1940 से 1945 तक ब्रिस्टल चर्चिल ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बने थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। तो निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों। इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय। इनका कार्यकाल यदि देखिए पृथ्वीराज तृतीय का तो 1177 से कब तक, 1192 ईस्वी तक कार्यकाल था पृथ्वीराज तृतीय के। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को। और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने ही पराजित किया था, यानी पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया था। परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान किसे कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर दोस्तों। 11 में कहा गया आशा सहाय संबंधित है। तो आशा सहाय किससे संबंधित है? जो आशा सहाय थे आजाद हिंद फौज से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आशा सहाय 1943 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी और नरसिंह कोर की सदस्य बनी थी। 1946 में जापान में स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का काम करती थी आशा सहाय। तो किससे संबंधित है आशा सहाय? आजाद हिंद फौज से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो यदि हम देखें बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा को हम देखें तो वो किस शैली में प्राप्त होती है? गंधार शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है जो गंधार शैली में। गंधार शैली है जो हिंद यूनानी कला शैली का मिश्रण है, गंधार शैली। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा गया है दोस्तों पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप को देखें तो पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। पंबन जिसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है, रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है। पंबन द्वीप को क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप। यह प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। रामेश्वर द्वीप कहाँ से कहाँ किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। इस द्वीप का अधिकांश हिस्सा समुद्र तल के नीचे है। पंबन द्वीप पर 2 मुख्य शहर पंबन और रामेश्वरम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में दोस्तों। 14 में कहा गया है प्रश्न नंबर 14 में हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इस कारण से सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर दोस्तों। 15 में मैचिंग दिया हुआ है, इसे हम लोग मैच करेंगे। इसमें है महासागर है और एक तरफ सबसे गहरे स्थान है। तो यदि हम देखें प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का हम लोग जानते हैं कि सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र है मेरियाना ट्रेंच। यदि उसी प्रकार अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा स्थान देखें तो पिट्रोरिको ट्रेंच है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र है। और यदि हिंद महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र देखें तो वो जावा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र कौन है? जावा गर्त है। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है? यूरेशियन बेसिन है। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र यूरेशियन बेसिन है। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें तो एक का 3 है और बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। 3 4 1 2 किसमें है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि एक बार और इसे पढ़ दिया जाए, इसमें दिया हुआ है प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है? प्यूर्टो ट्रेंच, हिंद महासागर का जावा गर्त और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। यदि 16 नंबर प्रश्न को देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवा चलती है उसका क्या प्रभाव है? तो चिनूक हवाएं हैं जो जाड़े का
तापमान बढ़ जाता है। चिनूक एक क्या है, हिमभक्षी हवा है। चिनूक को हिमभक्षी हवा भी कहते हैं, यानी कि वह एक गर्म हवा है और शुष्क पवन है, और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली जो चिनूक है गर्म एवं शुष्क पवने हैं। जाड़े के दिनों में वो चलती है रॉकी पर्वत की पूर्वी दिशा में, और जो चिनूक है दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर में कनाडा से ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रभावित होती है। इसके प्रभाव से, चिनूक के प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चिनूक एक गर्म हवा है सबसे पहला, तो जाड़े के समय में चलेगा तो वो जाड़े के समय में जो बर्फ जमा होगा वो चिनूक हवाओं से पिघल जाएगा, इसलिए इसे हिमभक्षी पवन भी कहते हैं चिनूक। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान में चलती है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ से मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, पूर्वी घाट भारत से दक्षिण से पूर्व समुद्री तट के समानांतर फैली है। दक्षिण से पूर्व, ये पूर्वी घाट है दोस्तों, दक्षिण से पूर्व समानांतर की ओर फैली हुई है, और पश्चिमी घाट है जो दक्षिण से पश्चिमी समुद्री तट के सहारे फैली हुई है, और भारत के जो पश्चिमी घाट है जो इस तरह फैली हुई है दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया, इसे पूर्वी घाट कहते हैं, और इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ी पर। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है, यहीं पर दोनों आकर मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, 4 ऑप्शन है। दंडकारण्य का क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। दंडकारण्य का पठार है जो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार स्थित है, और यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और दंडकारण्य है जो छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्य का भाग भी कुछ शामिल है दंडकारण्य पठार में। यह भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है, दंडकारण्य का पठार का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कहाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 में कोरी क्रीक जिसे निवेशिका कहाँ स्थित है, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है, तो कोरी क्रीक 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए कच्छ के रन में कोरी क्रीक स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कच्छ के रन में स्थित है कोरी क्रीक। कच्छ के रन को ही कच्छ के खाड़ी भी कहते हैं। यह गुजरात में स्थित है, और अरब सागर के पास में स्थित निवेशिका पूर्व रूप से भारत का स्वामित्व है। कोरी क्रीक पर कोई विवाद नहीं है। कोरी क्रीक से 33 किलोमीटर दूर पर सर क्रीक पर पाकिस्तान अपना स्वामित्व बताता है। सर क्रीक भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करती है सर क्रीक। तो कोरी क्रीक कहाँ है, कच्छ के रन में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, प्रश्न नंबर 20। इसमें किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। किस अनुच्छेद में शहरी निकायों में जो शहरी चुनाव होता है उसमें 18 कार्यों की सूची दी गई है, किसमें दी गई है, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा गया निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से मौलिक अधिकार ऊपर है, किसमें यह कहा गया था, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, गोलकानाथ बाद में यह कहा गया था। कब आया था गोलकानाथ बाद, तो गोलकानाथ बाद 1967 में आया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य व बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। प्रत्येक राज्य को
व बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? केंद्र सरकार को यह कर्तव्य है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान दिया गया है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार या संघ को है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1989 के केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कब गठन किया गया था? तो 1979 में गठन किया गया था। गठन हुआ था 1979 में और अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी या प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 में। 24 नंबर प्रश्न को देखें तो इसे 24 नंबर प्रश्न को देखें। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंतर्गत आता है? सो हमसे पूछा है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? नहीं। विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के घ में यह प्रावधान किया गया है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसके तहत? अनुच्छेद 39 के घ के तहत आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में दिया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? 4 ऑप्शन है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में। 26 में है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 45 कर दी गई थी? 31वां, 35वां, 42वां या 45वां? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा कब आया था? 31वां संविधान संशोधन तो 1973 में आया था दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन 1973 में आया था, ठीक है। और 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी थी तथा केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेशों में 25 था, उसको घटाकर 20 कर दी गई थी। इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या, यदि आपसे अधिकतम संख्या पूछे तो कितना होगा? 525 और 525 से बढ़कर कितना हो गया? 545। अधिकतम कितना है? 500 है। उसे 500 अधिकतम लोकसभा में सीटों की संख्या कितना? 500 है। लेकिन चुनाव कितने पर होते हैं? तो चुनाव होती है 545 पर, ठीक है। अब इसमें से भी दो एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी हटा दिया गया है। तो अब कितने पर होते हैं? 543 पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन नहीं जोड़ा गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता नीति निर्देशक तत्व का है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों को एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, ये भी जोड़ी गई है। कौन नहीं जोड़ी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी समान नागरिक संहिता 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ी गई है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध तत्व में जोड़ी गई है कौन कौन, पांच पांच पॉइंट्स जोड़ी गई थी। कौन कौन? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क में जो 42वें संविधान संशोधन तक जोड़ी गई है। शोषण के विरुद्ध, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा 39 के च में जोड़ी गई है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता 43 के क में जोड़ी गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा 48 के क में जोड़ी गई है। समान आधार संहिता मूल रूप से अनुच्छेद 44 में वर्णित है। समान नागरिक संहिता किसमें है? 44 में है, जबकि ये सभी को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायिका से शक्ति, संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह घाटा राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज आमदनी अदायगी, ब्याज अदायगी प्लस प्राथमिक घाटा, ये दोनों मिला दें तो राजकोषीय घाटा होगा। बजटीय घाटा बराबर होता है, यदि हम बजटीय घाटा के बारे में यदि देखें तो बजट के घाटा होगा वो कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। और राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजटीय घाटा और सरकार का ऋण एवं अन्य देनदारों के द्वारा। तो इस प्रकार यदि हम देखें इसमें कि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान जोड़ दें तो क्या बनेगा? राजकोषीय घाटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रास्फीति की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भी होती है, थोक मूल्य सूचकांक पर भी होती है, श्रमिकों का जीवन निर्वहन लागत सूचकांक पर भी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में यदि हम देखें दोस्तों तो इसमें है एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो एक देश है जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा किससे लेता है? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक देश है जो अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है अपने देश में व्यापार को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा गया व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है? माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण या उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। व्यापार संतुलन में माल है जो सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होती है और न ही आयात होती है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में कहा गया है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे निम्न में से कौन था? तो भारत सरकार ने 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किए थे उनके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर थे, पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, और डॉक्टर डी आर गाडगिल तथा वीके आरवी राव इस समिति के सदस्य थे। वीके आरवी राव और एक गाडगिल बी आर गाडगिल थे किसके समिति, राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीसी महालनोबिस के द्वारा किया जा रहा था। तो यदि आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन है जो आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। यदि हम इसे देखें तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आर्थिक वृद्धि का परिचायक है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि।
ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 36 में। इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। ऑपरेशन अजय की शुरुआत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 37 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम से है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा सबसे अधिक छक्का लगाए हैं। क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिए उन्होंने। क्रिस गेल के नाम से 553 छक्के थे, जबकि रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 554वां छक्का लगाकर रिकॉर्ड को तोड़ दिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में। नंबर प्रश्न में है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ठीक है, मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत की जो लॉन्चिंग किए हैं 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत को लॉन्च कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 में कहा गया है दोस्तों, इसमें है राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन ऑप्शन नंबर ए गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए गोवा में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 में। 40 में कहा गया है कि एशिया गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा, कौन? ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? ज्योति सुरेखा का संबंध ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी से है। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 में। 41 में कहा गया है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिलों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? कौन से राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो फिलहाल ही में ऑप्शन नंबर ए राजस्थान ने ऐसा किया था। 3 नए जिले की घोषणा की राजस्थान ने, एक मालपुरा, सुजानगढ़ और कुंचमन सिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 में। 42 में कहा गया है, भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? तो क्या थी 2023 में भारतीय वायुसेना का? ऑप्शन नंबर बी, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 में। इसमें कहा गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। कितना है भारत का स्थान? 161वां है। और 2022 में भारत का स्थान 150वां था, इस बार बढ़ करके 161वां हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 44 में। 44 में कहा गया दोस्तों, डीन बेलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति है? तो डीन बेलुआर्ट है जो पेरू की राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, पेरू की राष्ट्रपति है डीन बेलुआर्ट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यदि पेरू की राजधानी आपसे पूछे तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 में, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? तो भारत की 52% आबादी इंटरनेट की उपयोग करती है। उसमें से भी सबसे ज्यादा गोवा में 70% आबादी इंटरनेट की उपयोग करती है और सबसे कम बिहार में 32%। तो सबसे ज्यादा गोवा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 46 में। 46 में है, शिव शंकरी को किस कृति में किए सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? किस कृति के लिए किया गया है शिव शंकरी को 46 में? तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवंशम के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, सूर्यवंशम के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 में। 47 में कहा गया है, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो पीएम मित्रा के तहत कितने राज्यों में? 7 राज्यों में पीएम मित्रा के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है 7 राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, यहाँ पर समझने की बात है, संस्थान की स्थापना है। यदि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के बारे में पूछे तो वर्ष 1948 में हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी, जबकि भारत में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर हॉकी का संबंध ऑप्शन किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। होलकर हॉकी का संबंध ब्रिज से है। नाम तो हॉकी है, यदि आप इसे देखेंगे तो आंसर हॉकी में ही जाएगा, लेकिन ये गलत होगा दोस्तों। ब्रिज से संबंधित है होलकर हॉकी का संबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि गोल्फ के कुछ ट्रॉफी का नाम देखें तो गोल्फ का एक ट्रॉफी है सर्किट कप। किसका है? गोल्फ का ट्रॉफी है सर्किट कप। गोल्फ का क्या है? सर्किट कप। थॉमस कप किसका है? बैडमिंटन का है। राधा मोहन कप पोलो का है, और फेडरेशन कप बास्केटबॉल का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 50 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि और भी पॉइंट्स के बारे में देखें, इसमें यदि हम आपसे पूछ ले विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 51 में। 51 नंबर प्रश्न में देखें तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, दूध का खट्टा होना। तो यदि हम इसमें देखें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन कौन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1 और 3 सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण और दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 1 और 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में। 52 में कहा गया है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता, तो उसकी भाषण की स्पष्टता क्या होती है? एक बैठक की हॉल है जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है। एक बहुत बड़ी हॉल है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ ही व्यक्ति होते हैं और भाषण चलती रहती है, तब और कुछ समय बाद पूरी हॉल भर जाती है। उसके बाद फिर जो भाषण की स्पष्टता होती है उसमें क्या अंतर है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमसे ये पूछा गया इस प्रश्न में। इस प्रश्न में ये कहा गया है, तो क्या होती है? भाषण की स्पष्टता बढ़ती है। सही बात है दोस्तों। यदि आप एक खाली रूम हो जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ हो और उसमें अपनी आवाज को कुछ भी बोलकर आवाज दें तो वो आवाज गूंजता है और वो आवाज समझ में नहीं आता है। लेकिन वही यदि उस घर में बहुत से सामान भरी हो या कुछ व्यक्ति हो और उसमें आप अपनी आवाज दें तो वो काफी स्पष्टता समझ में आती है। तो इसी प्रकार ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्या होती है? बढ़ती है, भाषण की स्पष्टता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 में। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 में। 54 में कहा गया दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष है जो लगभग किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 13 किलोमीटर के बराबर होता है, किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 10 टू द पावर 13 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए दोस्तों। 12 लिखा हुआ है, जबकि 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए, 30 नहीं, 12। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर होता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना 9.461 गुना 10⁻15 मीटर, लेकिन किलोमीटर में बदलना है तो 9.461 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है जब प्रकाश गमन करती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश डायमंड से कांच की ओर गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 56 नंबर प्रश्न में। 56 में कहा गया है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि रदरफोर्ड का जो परमाणु का अधिकांश भाग है खाली होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन शुद्ध पदार्थ नहीं, ये प्रश्न पूछा है हमसे। तो सोना, ग्लूकोज, शुद्ध दूध या पानी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी शुद्ध पदार्थ कौन नहीं है? तो दूध है, शुद्ध दूध है जो शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोना प्राकृतिक में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, ठीक है, सोना प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज, दूध, गेहूं और कई फलों में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। पानी भी अपने शुद्ध रूप में प्राकृतिक में पाया जाता है। और दूध चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, वसा एस्टर का रूप होता है, से बना होता है जो शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो मिट्टी से घड़ा पानी होता है वो बाष्पोत्सर्जन के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 में दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो दृष्टिबाधित छात्र है जो अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी वेनिला के गुण वाला के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 60 नंबर प्रश्न में। 60 नंबर में कहा गया है उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावनता है किस पर निर्भर करती है? तो उत्प्लावनता है जो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उत्प्लावनता हमेशा द्रव में ऊपर की ओर लाता है, द्रव को मैंने किसी वस्तु को ऊपर की ओर लाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में है डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। तो डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 62 की ओर। 62 में है ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा और ट्राइकोमा ये होता है दोस्तों। तो ग्लूकोमा का उपचार हम लोग किसके लिए करते हैं? तो ग्लूकोमा का उपचार हम लोग कोलिनजिर्क दवा जो आंखों के से संबंधित है। ग्लूकोमा एक आंख से संबंधित रोग है जिसके उपचार हेतु कोलिनजिर्क दवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 63 की ओर। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के वर्तिकाग्र व वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में। 64 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का विधि नहीं है? कौन वनस्पतिक प्रवर्धन का विधि नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी बुवाई है वनस्पतिक परिवर्धन का कारण नहीं है। बुवाई है जो कृषि पद्धतियों में बीज बोने की एक विधि है, जबकि बडिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर वनस्पति प्रवर्धन की विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 में। 65 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलिंगी फूलों यूनिसेक्युलर फ्लावर के लिए सत्य है? तो 4 ऑप्शन है, 4 कथन दिए हुए हैं। इसमें से ऑप्शन क्या है तो देखें। फर्स्ट कथन है, इसमें है कि इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, नहीं।
एक लिंगी के लिए बोला है ना, एक लिंगी फूलों में इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। उनके पास या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर होता है, तो ये सही है, ये सही है। वे पर परागन प्रतिदर्शी करती है, ये भी सही है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं, ये भी सही है। तो कौन सही है एक लिंगी के लिए? तो 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 में कहा गया है डायस्टोल के दौरान, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धमनी है जो रक्त वाहिका है, वो रक्त हृदय से दूर ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। धमनी का कार्य क्या है? तो रक्त को हृदय से दूर ले जाना। धमनी यानी आर्टरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हृदय से दूर ले जाती है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाती है। आर्टरी का काम है, आर्टरी का काम है जो हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना। अपवाद स्वरूप में फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी है जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रक्त रहित ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 में। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 में। 69 में कहा गया है सलजम किस कुल से संबंधित है? तो सलजम है जो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। सलजम, सलजम क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुछ और भी नाम बताते हैं दोस्तों, जैसे सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल में कौन कौन आता है? तो आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू, ये आदि है जो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। और रेनुकुलेसी के कुल से कौन आते हैं? तो रेनुकुलेसी कुल में काला जीरा, बटरकप आदि आते हैं। और क्रूसीफेरी कुल में इसमें कौन कौन आता है? सलजम, मूली, सरसों, फूल गोभी आदि आते हैं। रुटेसी कुल में नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब रुटेसी कुल में आते हैं। और रोजेसी कुल में सेब, गुलाब, नाशपाती आदि रुटेसी कुल में आते हैं, रोजेसी कुल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 70 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? कौन सही सुमेलित है? तो क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है, बिल्कुल सही है, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 की ओर। आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया है जो हुक वर्म के कारण होता है। एनीमिया किसके कारण होता है? हुक वर्म के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हुक वर्म के संक्रमण से जुड़ा है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस का उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 में कहा गया है शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आम तौर पर बनी होती हैं। तो कौन सी चीजों का बनी होती है शीतल पेय की बोतलें और दूध पिलाने वाली बोतलें बच्चों का जो होता है वो पॉलीस्टीरीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पॉलीस्टाइरीन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 में नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सी रोग होता है? तो नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में मेथेमोग्लोनीमिया नामक रोग होता है। मेथेमोग्लोनीमिया नामक रोग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 में। बायोगैस में मीथेन सामग्री होती है, तो बायोगैस में मीथेन का जो मात्रा होता है वो 55% से लेकर के 80% तक होता है। तो यहाँ 75 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 55 से 75% चलेगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।